क्लास एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था एडी क्या होता है, एडी का फॉर्मूला, एडी के कंपोनेंट, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है उसका फॉर्मूला, उसके कंपोनेंट डायग्राम। इक्विलिब्रियम के दो अप्रोच हैं, एडीएएस अप्रोच, एसआई अप्रोच। एडीएएस अप्रोच में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आती है जब एडीएएस के बराबर होगा। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में इकोनॉमी तब आती है इक्विलिब्रियम में जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। और अगर एडी ज्यादा है तो क्या होगा, एएस अगर ज्यादा है तो क्या होगा, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो एक बार डायग्राम में रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, नोटबुक में मेंटेन कर लोगे तो और बेहतर है। आज और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। लेवल ऑफ इनकम, एएस आप सबको पता है 45 डिग्री से बनता है। एग्रीगेट सप्लाई जो है वो 45 डिग्री से बनता है। ये एडी है, और जहां पे एडी एएस आपस में बराबर होता है, जहां पर एडी और एएस दोनों आपस में बराबर है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस पॉइंट को कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं क्लास इस पॉइंट को? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके, ये हमने पढ़ा था। अगर मैं इसी के ही नीचे इसी के ही नीचे में एक और डायग्राम ऐसे बनाऊं, एक्स वाई, ये एसआई अप्रोच का है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये सेविंग्स है। तो बिल्कुल सेम उसी पॉइंट पे क्लास ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेवल ऑफ इनकम, और ये होगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये एडीएएस अप्रोच से ही क्या बन गया आपका एसआई अप्रोच। ठीक है, एग्जामिनेशन में देखो, मैंने तो अभी रूलर का यूज भी नहीं किया, स्केल का यूज नहीं किया है। आप एग्जामिनेशन में डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना, ऐसे ही स्केल का यूज करते हुए, ध्यान रखना। ओके, चलो यहां तक तो क्लियर हो गया। तो एडीएएस अप्रोच हो गया हम लोगों का, और एसआई अप्रोच हम लोगों का हो गया, यहां तक हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट हेडिंग है एक्सिस डिमांड। नेक्स्ट हेडिंग क्लास एक्सिस डिमांड। तो नोटबुक निकाल लो, डायग्राम तो मेरे साथ साथ ही बना लो आप, उसके बाद हम समझेंगे एक्सिस डिमांड, डेफिशिट डिमांड। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम ये भी देखेंगे कि एक्सिस डिमांड और डेफिशिट डिमांड को कंट्रोल कैसे करना है। बच्चों ध्यान रखना, एक्सिस डिमांड वो सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर aggregate demand is greater than aggregate supply। एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। हियर एडी इज ग्रेटर देन एएस। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से क्या है क्लास, ज्यादा है। तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ओके, तो डायग्राम बनाने से पहले मैं बता देता हूं, एक्सेस डिमांड में गैप क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड में क्योंकि डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड ज्यादा होने की वजह से गैप क्रिएट होता है दोनों एडी के बीच, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इट इज द डिफरेंस बिटवीन इट इज द डिफरेंस बिटवीन एडी एट फुल एम्प्लॉय सॉरी एडी एट excess employment level, AD at excess employment level and AD at full employment level, AD at full employment level। क्लास एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है जहां पर एडी डैश यानी कि एडी एट एक्सेस एम्प्लॉय मतलब कि जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो डिफरेंस है एडी डैश और एडी का। एडी डैश का मतलब एडी एट एक्सेस एम्प्लॉयमेंट लेवल, और एडी का मतलब एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब इसको डायग्रामेटिकली जरा समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम बना के किस तरीके से बनेगा। ये लाइन हो गई क्लास एक्स एक्सिस, वाई एडी एस। आप मेरे साथ साथ ए एस 45 डिग्री, ये हो गया एडी, और ये जो पॉइंट्स आप सबको पता है इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन एक्सिस डिमांड वो सिचुएशन है जहां पे एडी ज्यादा है।
एडी को आपने इंक्रीज करना है, थोड़ा सा एएस और बड़ा बना लो, ऐसे एएस, और ये बन गया एडी डैश। तो नया पॉइंट बन गया ये ई डैश, और ये बन गया क्लास बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट। ये हो गया क्लास बियॉन्ड, यानी ये फुल एम्प्लॉयमेंट से भी आगे चला गया, तो बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। और जो ये वाला पॉइंट बनता है ई डैश, ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और दोनों एडी के जो बीच का ये गैप है, दोनों एडी के जो बीच का गैप है, उस गैप को हम लोग बोलते हैं क्लास इन्फ्लेशनरी गैप। दोनों एडी के जो बीच का गैप है, क्या बोलेंगे उसको, इन्फ्लेशनरी गैप। यानी कि एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एडी एट एक्सिस एम्प्लॉयमेंट लेवल, इन दोनों के जो बीच का गैप है उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ये ई डैश को आप बोल सकते हो बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो कुछ नहीं है, एक्सिस डिमांड में इस एडी को आपने ऊपर ले जाना है। ये एडी खिसक के जो ऊपर चला गया, ये जो दोनों एडी के बीच का गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ये महंगाई है, ज्यादा डिमांड होने की वजह से महंगाई बढ़ती है। तो अगर आता है एग्जामिनेशन में इन्फ्लेशनरी गैप या एक्सिस डिमांड, तो ये डायग्राम आपको दिखाना बहुत जरूरी है। डायग्राम के बिल्कुल नंबर मिलेंगे आपको, नीचे लिखोगे लेवल ऑफ इनकम। तो ये हो गया एक्सिस डिमांड। और एक्सिस डिमांड के बाद डेफिशिएंट डिमांड जो बनाओगे आप, डेफिशिएंट डिमांड, तो डेफिशिएंट डिमांड का जो डायग्राम बनेगा, हालांकि सब कुछ नोट्स में है, ये डेफिशिएंट डिमांड वो सिचुएशन है, एक्सिस डिमांड में कौन ज्यादा था बताओ जरा, एक्सिस डिमांड में एडी ज्यादा था। तो जो डेफिशिएंट डिमांड है उसमें एडी इज लेस देन एएस। एक्सिस डिमांड में एडी जो है वो क्लास ज्यादा है, और डेफिशिएंट डिमांड में जो एडी है वो कम है। जो डेफिशिएंट डिमांड है वाई 0, ये हो गया एक्स, और यहाँ आप लिखोगे एडी या एडी एएस, और नीचे तो आपको पता है क्या लिखना है, लेवल ऑफ इनकम। तो एक्सिस डिमांड वो सिचुएशन है जहां एडी ज्यादा है एएस से, तो डेफिशिएंट डिमांड वो सिचुएशन है जहां एडी कम है। ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। पहले मेन डायग्राम बना लो, ठीक है, पहले मेन डायग्राम इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब इसके बाद क्या करना है, आपने एडी को नीचे दिखाना है। डेफिशिएंट डिमांड में एडी नीचे आएगा, सिंपल। एक्सिस डिमांड में एडी ऊपर चला गया, नया पॉइंट ये ई डैश हो गया। और ये जो पॉइंट आता है नया वाला, वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। इसको आप लिख सकते हो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और जो ये खाली ई है वो तो जानते हो आप, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और दोनों एडी के जो बीच का ये गैप है, ये अब कहलाएगा डिफ्लेशनरी गैप। क्या कहलाएगा, डिफ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप जब एडी ज्यादा होगा, डिफ्लेशनरी गैप जब एडी कम होगा। क्लियर है। इन्फ्लेशनरी गैप में एक्सिस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ओवर एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो ये आपने एडी इज ग्रेटर देन एएस और एडी इज लेस देन एएस याद रखना है। और ये जो डिफ्लेशनरी गैप है उसका फॉर्मूला क्या है क्लास, इस एडी में से एडी डैश को माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा डिफ्लेशनरी गैप। इस एडी में से एडी एएस को मतलब एडी डैश को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा डिफ्लेशनरी गैप। इट इज द डिफरेंस बिटवीन, it is the difference between, it is the difference between AD at full employment level, AD at full employment level and AD at underemployment level, AD at full employment level and AD at underemployment level, इसका जो गैप आएगा वो आएगा डिफ्लेशनरी गैप। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट या डेफिशिएंट डिमांड का। थोड़ा डायग्राम पे कमांड रखना अच्छे से, क्वेश्चन तो आना ही है पक्का एग्जामिनेशन में। चलो ये रहा, अब आते हैं फटाफट नोट्स पे आ जाओ। एक्सिस डिमांड वो सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। तो ये डायग्राम है, और एडी ऊपर गया तो दोनों एडी के जो बीच का गैप है वो बना आपका इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, तो एडी डैश माइनस एडी, ये आ गया इन्फ्लेशनरी गैप। अच्छा, अब सवाल है कि एक्सिस डिमांड के पीछे कारण क्या है। आप सबको एडी के 5 कंपोनेंट याद हैं, ईमानदारी से बताओ। एग्रीगेट डिमांड के 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं। पहला, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर।
दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, चौथा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पांचवा नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर ये पांच के पांच कंपोनेंट इंक्रीज करेंगे तो आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि एडी के कंपोनेंट्स अगर इंक्रीज करते हैं तो ओवरऑल एडी भी इंक्रीज करेगा। तो एक्सेस डिमांड के कारण क्या क्या है? पहला रीजन, इंक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, ये जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, वो इंक्रीज कर रहा है। इट मींस वो रीजन है एक्सेस डिमांड का। इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट का जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज कर रहा है, तो वो क्लास है आपका एक्सेस डिमांड का रीजन। क्लास गवर्नमेंट का कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी एक्सेस डिमांड का कारण है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है इसका मतलब हमारे देश का प्रोडक्ट वर्ल्ड में पॉपुलर हो रहा है, बाहर देश के लोग हमारे देश के प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो ये एक्सेस डिमांड भी कहीं ना कहीं, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट भी एक्सेस डिमांड को प्रमोट करता है। डिक्रीज इन इंपोर्ट, इसका मतलब क्या है कि हम बाहर देश से नहीं खरीद रहे, इसका मतलब हम कहाँ से खरीद रहे हैं? हमारे देश से। तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन है एक्सेस डिमांड का। और अगर सरकार टैक्स रेट को कम कर देगी, कट इन टैक्स रेट, अगर टैक्स रेट में कटौती करेगी तो भी हम डिमांड ज्यादा करेंगे। तो ये सारे रीजन है एक्सेस डिमांड के। अब आते हैं डेफिशिट डिमांड, जहाँ पे एडी कम है और एएस ज्यादा है। तो डायग्राम में मैंने एडी को नीचे कर दिया शिफ्ट, तो ये जो दोनों एडी के बीच का गैप है वो डिफ्लेशनरी गैप है, और ये है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इनकम और आउटपुट एडीएस। और जो नया वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां नया वाला एडीएस को कट कर रहा है, उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अगर हम डिफ्लेशनरी गैप की बात करें, डिफ्लेशनरी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन द एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड एडी एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, दैट इज एडी माइनस एडी डैश। एडी डैश का मतलब एडी एट, बताओ, एडी डैश का मतलब एडी एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल, और खाली एडी मतलब एडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अगर एडी एएस बराबर है फुल एम्प्लॉयमेंट, और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जो लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक हैं, उनके पास काम है। सुनो मेरी बात, एक्सेस डिमांड के कॉजेस अगर आप सब लोगों को याद हो गए, तो डेफिशिएंट डिमांड के कॉजेस बिल्कुल उसका उल्टा है। एक्सेस डिमांड में डिमांड ज्यादा, डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड कम। तो लाइक डिक्रीज इन प्राइवेट कंजप्शन, डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन गवर्नमेंट कंजप्शन, डिक्रीज इन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट और इंक्रीज इन इंपोर्ट। अगर हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है। हम इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं, मतलब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है, हम बाहर देश का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इंक्रीज इन टैक्स रेट लीड्स टू डिक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर टैक्स रेट भी कम हो गया तो हम डिमांड क्या करेंगे? अगर टैक्स रेट कम हो गया तो हम, सॉरी कम नहीं, क्लास ये ज्यादा है, इंक्रीज इन टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट क्लास इंक्रीज हो गया तो हमारी इनकम कम हो जाएगी, हमारी इनकम कम हो जाएगी तो हम डिमांड भी जो करेंगे वो कम करेंगे। चलो अब आते हैं जरा क्लास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे। पेपर में पूछा भी गया इस साल के सैंपल पेपर में पूछा गया इस साल में। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ध्यान से समझना क्लास, फुल एम्प्लॉयमेंट किसको कहते हैं? It refers to a situation when all those who are able to work and willing to work at existing wage rate are getting work. ध्यान रखना, फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहां पर जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग काम करने के लायक हैं, अगर उनके पास काम है तो हमारी इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट में है। दोज हु आर विलिंग टू वर्क एंड एबल टू वर्क इफ दे गेट वर्क। ध्यान रखना, आप सुनो मेरी बात, समझो क्लास, जरा समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रहा हूं। मान लो किसी इकोनॉमी में 100 लोग हैं, ध्यान समझना, 100 लोग हैं जिसमें से 80 लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक हैं। किसी इकोनॉमी में 100 लोग हैं जिसमें से 80 लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक हैं, ठीक है, और उनके पास काम भी है। वो काम करना चाहते हैं, उनके पास डिग्री है प्रॉपर, और वो उस रेट में काम करना चाहते हैं जिस रेट में काम उनको मिल रहा है बाजार में, वो काम करने के लिए रेडी हैं और उनके पास काम भी है। 10 लोग ऐसे हैं जो काम नहीं करना चाहते, और 10 लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि सैलरी कम है, हम इसलिए काम नहीं करेंगे। मतलब वो काम करना चाहते हैं लेकिन तनख्वाह कम लग रही है उनको, उनको लग रहा है हम इस रेट पे काम नहीं करेंगे। हमने पढ़ लिख के एमबीए किया, बीटेक किया, एमकॉम किया, और हमको 10-12 हज़ार की तनख्वाह मिलेगी, हम काम नहीं करेंगे, तो वो लोग बेरोजगार है। और 10 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हमारे बाप दादा की संपत्ति बहुत है, बहुत किराया आ रहा है, बहुत हमारे पास ब्याज का पैसा आ रहा है, या बहुत सारी अदर सोर्स की इनकम है, रॉयल्टी आ रही है, हम विरासत में छोड़ के गए हुए हैं सब, तो हमें जरूरत नहीं काम करने की, हम काम नहीं करें, हमने शौक के लिए पढ़ाई करी है बस, हमने जॉब करने के लिए पढ़ाई नहीं करी। तो इस सिचुएशन में ये 20 लोग बेरोजगार है, लेकिन अभी भी इकोनॉमी जो है
वो फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही आएगा, क्योंकि क्लास इकोनॉमी इन लोगों के बेरोजगारी को कंसिडर नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग अपनी इच्छा से बेरोजगार है, ये काम नहीं करना चाहते एट ऑल। दे मतलब कि वो दे डू नॉट वांट टू डू वर्क, मतलब क्लास वो डोंट वर्क, ये काम नहीं करना चाहते। और ये 10 लोग क्या है, ये दे आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट एग्री टू डू वर्क एट लो वेज रेट, तो लो वेज रेट में काम नहीं करना चाहते, और ये लोग जो है काम करना ही नहीं चाहते। तो ये दोनों जो अनएम्प्लॉयमेंट, इसको बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अपनी इच्छा से बेरोजगार है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है। समझ रहे हो बात को, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से बेरोजगार है वो, वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये 80 लोग काम करना चाहते हैं, इनके पास काम है, तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में। अगर इन 80 में से 70 को अगर पास काम होता, 10 के पास काम नहीं है, तो हमारी इकोनॉमी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में आती है, और इस अनएम्प्लॉयमेंट को बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब मैं काम करना चाहता हूं, मैं काम करने के लायक हूं, जो सैलरी आप दोगे मैं उसमें भी काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन लेबर सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, आपके पास काम ही नहीं है। आप कह रहे हो भाई मेरे पास काम ही नहीं है, मैं काम कैसे करवाऊं आपसे? समझ रहे हो बात को? वेज रेट मतलब सैलरी बच्चों, वेज रेट का मतलब क्या है, जो सैलरी, जो तनख्वाह मिल रही है ना अभी आपको, वो मान लो अभी तनख्वाह चल रहा है कि एक ग्रेजुएट के बंदे को 15,000 की सैलरी मिलनी है, तो मैं 15,000 में तैयार हूँ काम करने के लिए, मैं ग्रेजुएट भी हूँ, लेकिन मेरे पास काम नहीं है। तो इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब काम तो करना चाहता हूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी मेरे पास काम नहीं है। In situation when corresponding to a given wage rate, demand for labor supply is equal to supply of labor force. जो डिमांड है लेबर की और सप्लाई दोनों बराबर है, यानी कि लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में। हाउएवर फुल एम्प्लॉयमेंट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि देयर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, कुछ लोग वॉलेंट्री, some people may voluntarily choose to remain unemployed. They are not willing to work at all or not willing to work at existing wage rate. This is a situation of voluntary unemployment. तो जो ये सिचुएशन है क्लास, वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। क्लियर है? दैट इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी अकर, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, लाइक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों ध्यान से समझना, लोग नॉर्मली मैनुअली काम कर रहे थे किसी फैक्ट्री में, लेकिन उसकी फैक्ट्री के ओनर ने कहा कि अब हम कंप्यूटर पे काम कराएंगे, अब हम लोग कंप्यूटर लगवा देंगे, सारा काम कंप्यूटर पे होगा, सारा काम ऑनलाइन होगा। अब बेचारे पुराने लोग जो काम कर रहे थे वहां पे 15 साल 20 साल से, उनको कंप्यूटर चलाना आता नहीं है, तो वो लोग क्लास जो है बेरोजगार हो जाएंगे। दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जब देश मॉडर्नाइजेशन होता चला जाता है, तो मशीन जो है इंसान की जगह घेर लेता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लास स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जो जो मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं, या जिनको नई नई तकनीक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अगला है क्लास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। वन अ पर्सन लीव वन जॉब, जब एक इंसान क्लास एक जॉब छोड़ता है एंड फाइंड अदर जॉब, और दूसरे जॉब की तलाश में रहता है, देन द टाइम पीरियड एट विच ही इज अनएम्प्लॉयमेंट फॉर सम डे, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है क्लास? जब वो एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में जाता है, दूसरा जॉब ढूंढता है, तो वो कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। Next is voluntary unemployment. It occurs when some people are not willing to work at all or are not willing to work an existing wage rate. कुछ लोग कहते हैं हम काम करना ही नहीं चाहते, या तो हम काम करना ही नहीं चाहते, दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल, और दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। या तो हम काम ही नहीं करना चाहते, या इस तनख्वाह में काम नहीं करना चाहते, फिर वो जो बेरोजगार है उसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब दे आर विलिंग टू वर्क, वो काम करना चाहते हैं, उस पैसे में भी काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास काम नहीं है। हियर इकोनॉमी फेल टू क्रिएट इनफ जॉब सिचुएशन बिकॉज प्लान आउटपुट इज लोअर देन पोटेंशियल आउटपुट। क्योंकि जो प्लान आउटपुट है, जो सामान बनना चाहिए, वो हमारा बन नहीं रहा सामान। तो जो लोग कुछ ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक भी है, लेकिन उनके पास वो काम नहीं है, इसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू टेक्नोलॉजी। सौम्या बिल्कुल सही, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से होता है, नए नए तकनीक आती है तो उसकी वजह से होता है। बच्चों सब लोग जरा अटेंशन दो यहाँ पे, ये एक ऐसा टॉपिक है जो 100% बोल रहा हूँ एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी 4 से 6 नंबर में आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुनाइट, सो प्लीज आप लोग बहुत ध्यान से अच्छे से नोटबुक निकाल लो, चेयर पे बैठो और आराम से इसको लिखते चले जाओ, समझते चले जाओ। बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम यही टॉपिक
बैंकिंग चैप्टर में भी था, लेकिन इस साल के सिलेबस से बैंकिंग चैप्टर में उस चीज को हटा दिया गया है। सो बैंकिंग चैप्टर में ये चीज आपको अब नहीं मिलेगा, पहले था। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अब सवाल ये है कि सर ये जो एक्सेस डिमांड है, यानी कि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, अगर लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो गरीब लोग को बहुत नुकसान होगा। तो ये अच्छी सिचुएशन नहीं है, बिल्कुल खराब सिचुएशन है। महंगाई महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। हाँ, अगर महंगाई बढ़े, एक लिमिट से बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, एक सीरियल वाइज बढ़े तो ठीक है। हद से ज्यादा महंगाई बढ़ना ये बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो सर एक्सेस डिमांड अच्छा नहीं है ना? बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो डेफिशिट डिमांड और भी बुरा है। डेफिशिट डिमांड और भी बुरा है, इसके अंदर मंदी हो जाती है। डिफ्लेशन मतलब डिमांड कम, सस्ता, हर चीज सस्ता मिलता है। क्यों? डिमांड कम। अगर आप लोग कपड़ों की डिमांड करना कम कर दो तो कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, बेरोजगार हो जाएंगे वहां के सारे लोग। तो ये और गंदा है, यहाँ पे लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो सर अच्छा क्या है फिर? अच्छा इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे एडीएएस के बराबर है। तो सर इनको इक्विलिब्रियम में कैसे लाया जाए? अगर एक्सिस डिमांड है, डेफिशिट डिमांड है, उसको ठीक कैसे किया जाए, वही टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, मेजर्स टू करेक्ट। अब एक बात बच्चों ध्यान रखना, मेजर्स टू करेक्ट एक्सिस डिमांड कह लो, एक्सिस डिमांड को हम लोग ओवर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, आप लोग चाहे एक्सिस डिमांड को इन्फ्लेशन कह लो, चाहे इन्फ्लेशनरी गैप कह लो, सब एक ही चीज है। तो अगर कोई पूछे कि एक्सिस डिमांड को कैसे कंट्रोल करना है, या ओवर एम्प्लॉयमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, या इन्फ्लेशनरी गैप को कैसे कंट्रोल करना है, तो बात बराबर ही है, बात बिल्कुल बराबर है। तो ओवर एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, इनको कंट्रोल कैसे करेंगे, ये सारे क्वेश्चन का क्लास सेम ही एक ही चीज है। और डेफिशिट डिमांड को कैसे कंट्रोल करेंगे, या डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करेंगे, या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैसे कंट्रोल करेंगे, वो सब एक ही बात है। तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सिस डिमांड और जो ओवर एम्प्लॉयमेंट, ये सब एक्सिस डिमांड का ही आंसर है। और डेफिशिट डिमांड को कैसे कंट्रोल करेंगे पूछा जाए तो डिफ्लेशनरी गैप भी लिख सकते हैं, इसकी जगह डिफ्लेशनरी गैप भी लिख सकते हो, डिफ्लेशन भी लिख सकते हो, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वो सब एक ही चीज है। तो इसको ठीक करने के दो मेजर है, ठीक है। मैं हेडिंग बना देता हूँ और कॉपी पे आप लोग फटाफट लिख लो, अच्छे से लिख के जरा इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ सब लोग अच्छे से, और फिर मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं, ठीक है। हेडिंग है मेजर्स टू कंट्रोल एक्सिस डिमांड कह लो या इन्फ्लेशनरी गैप कह लो, एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के दो मेजर हैं, ध्यान रखना क्लास। एक्सिस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करने के दो मेजर है। पहला जो मेजर है वो है मॉनेटरी मेजर्स, जो दूसरा मेजर है वो है फिस्कल मेजर्स। मॉनेटरी मेजर में एक्सिस डिमांड और डेफिशिट डिमांड को कंट्रोल कौन करता है क्लास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी मेजर में एक्सिस डिमांड और डेफिशिट डिमांड को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, जबकि फिस्कल मेजर में एक्सिस डिमांड और डेफिशिट डिमांड को सरकार कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। देश में महंगाई और मंदी, इसको कंट्रोल करने वाले दो बॉडी हैं, पहला आरबीआई, उसकी एक पॉलिसी है जिसका नाम है मॉनेटरी मेजर, और दूसरा है क्लास गवर्नमेंट, उसकी एक पॉलिसी इसका नाम है फिस्कल मेजर। तो हम शुरुआत करते हैं मॉनेटरी मेजर से। मॉनेटरी मेजर में दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं आरबीआई के पास। पहला है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, ये सारा नोट्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख के समझा रहा हूं, ठीक है। तो मॉनेटरी मेजर के अंदर दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्लियर है। मॉनेटरी मेजर में दो तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव। तो जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी मेजर में, जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि एक्सिस डिमांड और डेफिशिट डिमांड को कंट्रोल किया जाता है, वो है बैंक रेट या रेपो रेट। दूसरा है
CRR प्लस SLR, LRR, और जो तीसरा है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और जो चौथा है वो है क्लास रिवर्स रेपो रेट। तो यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये 4 इंस्ट्रूमेंट है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये 4 इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव के अंदर भी इनके पास 3 इंस्ट्रूमेंट हैं। पहला मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये सारा आरबीआई कंट्रोल करता है, ध्यान रखना। फिस्कल तो अभी शुरू भी नहीं किया, ठीक है। दूसरा है मोरल सुएजन, तीसरा है क्रेडिट रैशनिंग। ओके, तो इनसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन 7 इंस्ट्रूमेंट से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन यानी कि एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड यानी कि ओवर एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, इनको कंट्रोल करता है। क्यों मैं इतने नाम बता रहा हूँ, किसी भी नाम से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है, बैंक रेट। अच्छा ये मेरी बात सुनो, ये है पब्लिक, हम लोग आप लोग, ये है कमर्शियल बैंक हमारा SBI, PNB, IDBI, यस बैंक, ठीक है, यूनियन बैंक, और यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, हम लोगों का बैंक क्या है क्लास, कमर्शियल बैंक। तो हम लोगों को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो हम उधार लेने कहाँ जाएंगे, कमर्शियल बैंक। पब्लिक, ध्यान से सुनो, ध्यान से, पब्लिक कमर्शियल बैंक से जिस रेट पे लोन लेती है उस रेट को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान रखना, पब्लिक कमर्शियल बैंक से जिस रेट पे लोन लेती है उस रेट को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि हम लोग आप लोग कमर्शियल बैंक से जिस रेट पे लोन लेते हैं उस रेट को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन क्लास कमर्शियल बैंकों का भी एक बैंक होता है जिसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कमर्शियल बैंक जिस रेट पे लोन लेता है उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। मैं समझा रहा हूं, नोट में सब कुछ है, मैं यहां बस आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। एट विच रेट क्लास कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, और वो क्या रेट है क्लास, बैंक रेट। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेती है वो, मान लो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेती है बैंक, कमर्शियल बैंक, तो उसको बोलते हैं रेपो रेट। एक ही बात है, बैंक रेट या रेपो रेट, बस रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्लास बैंक रेट इज द रेट एट विच, ध्यान रखना, बैंक रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई, और रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड। और आप ये भी कह सकते हो एट विच आरबीआई लेंड मनी, आरबीआई गिव लोन टू कमर्शियल बैंक। तो जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है या जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है उस रेट को हम लोग क्या कहते हैं क्लास, बैंक रेट। सो बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से। अब बात को समझना, अगर मान लो कंट्री में एक्सेस डिमांड है, ठीक है, टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो आरबीआई करेगी क्या क्लास, आरबीआई बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ा देगी। अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन देगी तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी महंगे रेट पे लोन देगी। बात को समझना, अगर क्लास बैंक, अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन देगी तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी महंगे रेट पे लोन देगी। अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो जो लोन है वो लोग कम लेंगे, है कि नहीं, खुद सोचो। आपको समझना है, नोट्स में सब लिखा हुआ है, मैं रीड नहीं करवाना चाहता, आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसा समझना क्लास, सब मुझे रिस्पॉन्ड करना, आपको समझ आया कि नहीं। अगर बैंक रेट बढ़ेगा, अगर कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन मिलेगा तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी महंगे रेट पे लोन देगी। जब कमर्शियल बैंक पब्लिक को महंगे रेट पे लोन देगी तो लोग लोन कम लेंगे। क्लियर है क्लास यहाँ पे, हाँ एग्जैक्टली जो अभी चल रहा है, लोग लोन कम लेंगे तो लोगों के पास डिमांड करने के लिए पैसा भी कम होगा।
इन्फ्लेशन, एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है जहां लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो हम कैसे रोके लोगों को? तो उस सिचुएशन में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि जो आरबीआई है, वो बैंक रेट को बढ़ा देता है। और बैंक रेट के बढ़ने से क्या होता है क्लास? रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, लोग लोन कम लेते हैं। और जब लोग लोन कम लेंगे तो ऑब्वियस है उनके पास डिमांड करने के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो हमारी इकोनॉमी में ज्यादा डिमांड था, डिमांड को कम करने के लिए आरबीआई ने बैंक रेट को बढ़ा दिया। और टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, और अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है उसे कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उसे कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को कम कर दो। डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट को कम कर दो। जैसे ही बैंक रेट कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग लोन ज्यादा लेंगे। भाई देखो, ब्याज दर कम होगा तो लोन ज्यादा लोगे। अगर आप लोन ज्यादा लोगे, अगर आप लोन ज्यादा लोगे तो आप डिमांड भी ऑब्वियस है ज्यादा करोगे। भाई ज्यादा पैसा लोन लिया है तो उस पैसे से क्या करोगे? लोन के पैसे डिमांड करोगे। और डेफिशिएंट डिमांड में डिमांड कम था, डिमांड आरबीआई ने बढ़ाने की कोशिश की। इन्फ्लेशन यानी एक्सेस डिमांड में डिमांड जो है ज्यादा था, आरबीआई ने उसे कम करने की कोशिश की। तो इस बैंक रेट से इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप बता तो दिया आपको। इन्फ्लेशनरी गैप, एक्सेस डिमांड में इन्फ्लेशनरी गैप होता है। आप देखो इस चीज को, ये रहा, यहाँ मैंने बताया तो आपको डायग्राम समझा के पूरा बना के बताया। देखो ये रहा, ये जो है ये डिफ्लेशनरी गैप है। ये जो अमाउंट है यहाँ पे एडी कम हो गया तो ये दोनों एडी के बीच का जो गैप है वो डिफ्लेशनरी गैप है। और यहाँ पे एडी जो है वो इंक्रीज हो गया तो दोनों एडी के जो ये बीच का गैप दिख रहा है ये इन्फ्लेशनरी गैप है। तो इन्फ्लेशनरी गैप कह लो चाहे एक्सेस डिमांड कह लो, वो एक ही बात है, वो दोनों सेम चीज है। समझ रहे हो? देखो डायग्राम बना के मैंने बता भी रखा है आपको, डोंट वरी। चलो अब आ जाओ जल्दी से इस पे। तो बताओ, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है? बैंक रेट को बढ़ा देता है। और डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करने के लिए आरबीआई बैंक रेट को कम कर देता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है इसके बाद, नेक्स्ट टॉपिक सीआरआर। क्लास समझना बात को, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि एसएलआर। सीआरआर प्लस एसएलआर दोनों को मिला दोगे तो बनेगा लीगल रिजर्व रेशियो यानी कि एलआरआर। ठीक है, सीआरआर प्लस एसएलआर अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? लीगल रिजर्व रेशियो। क्लियर है? सीआरआर प्लस एसएलआर दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? लीगल रिजर्व रेशियो। तो बच्चों ध्यान रखना, जो लीगल रिजर्व रेशियो होता क्या है? देखो, कमर्शियल बैंक बेसिकली हम लोगों का पैसा रखती हैं और हम लोगों का पैसा किसी बड़े बिजनेसमैन को लोन देती है। कहीं बड़ा बिजनेसमैन भाग ना जाए हमारे पैसों को लेकर, तो बैंक अपने पास कुछ रिजर्व रखती है, कुछ पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखती है। कल को अगर वो भाग गया तो पब्लिक का पैसा नहीं डूबना चाहिए। लेकिन नीरव मोदी जी भाग गए पीएनबी से घोटाला करके, तो मेरा अकाउंट पीएनबी में है तो मेरा पैसा नहीं डूबना चाहिए। समझ रहे हो बात को? अगर मान लो यस बैंक का घोटाला करके भाग गए, मान लो किंगफिशर के मालिक विजय माल्या साहब, वो भाग गए, तो भैया यस बैंक के जो डिपॉजिटर होल्डर हैं, जो कस्टमर हैं, उनका पैसा क्यों डूबना चाहिए? हम लोगों ने पैसा दिया और आप उसे डुबा दिए तो उसमें हमारी गलती क्या है? तो हमारा पैसा मिलना चाहिए। इसीलिए आरबीआई ध्यान रखती है सारे के सारे कमर्शियल बैंकों पे कि वो रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो बेसिकली दो तरह के रिजर्व हैं। रिजर्व और भी होते हैं क्लास, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस में दो ही रिजर्व है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब सर ये कैश रिजर्व रेशियो होता क्या है? इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो कमर्शियल बैंक आरबीआई को देता है। ध्यान से समझना, आपने 1 लाख रुपए जमा किया तो उसका 5% मैं मान लेता हूं, 5,000 कमर्शियल बैंक आरबीआई को दे देगा सिक्योरिटी के रूप में, क्योंकि आरबीआई बाद में इनकी मदद करता है डिफिकल्ट सिचुएशन में, और आरबीआई सारी इंस्ट्रक्शंस इनको देता है। तो इस 1 लाख का 5% जो 5,000 है, इस रिजर्व को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। और इसी 1 लाख का मान लो 25% अमाउंट वो अपने पास रखते हैं लिक्विड फॉर्म में। ध्यान रखना, लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड का मतलब सर गोल्ड में, कैश में, या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी में। यानी कि कमर्शियल बैंक इनिशियल डिपॉजिट का
यानी कि जो डिपॉजिट किया ना लोगों ने सुबह से लेके शाम तक, उस डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट अपने पास रखती है जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और एक फिक्स परसेंट वो आरबीआई को देती है जिसका नाम होता है कैश रिजर्व रेशियो। और दोनों रेशियो को मेंटेन करना जो है वो जरूरी है, और दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। दोनों रेशियो को मिलाकर बोला जाता है लीगल रिजर्व रेशियो। तो ये सीआरआर एसएलआर। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, गवर्नमेंट अप्रूव पता है क्या होता है? लक्ष्य ये होता है कि सरकारी सिक्योरिटी, ऐसा नहीं है कि आप इस पैसे को रख के जुए में लगा दो। कुछ सरकारी सिक्योरिटी होती है, शेयर वगैरह, आप उसी में लगा सकते हो, क्योंकि सरकार ध्यान रखती है उसमें नुकसान नहीं होता है। ऐसा ना हो ना कि मान लो ये पैसा आपने कहीं सट्टेबाजी में लगा दिया और ये पैसे भी डूब गया, तो ज्यादा लालच के चक्कर में आपने लगा दिया, आपने सोचा कि 25 का 50 हो जाएगा, पता चला 25 का 5 हो गया, तो अगर कोई कस्टमर पैसा मांगने आ जाएगा तो उसे कहाँ से दोगे? इसीलिए इसको कैश और गोल्ड में रखना है। और अगर इसे इन्वेस्ट करोगे ना तो सरकारी शेयर में निवेश करना, अगर निवेश करोगे भी तो किस में निवेश करना है? सरकारी शेयर में, इसीलिए मैंने लिखा है गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अच्छा बच्चों, एक मुझे बात बताओ, सब लोग बताना, ठीक है, सब लोग आंसर दो। 1 लाख रुपए, अच्छा मैं इन दोनों को मिला के मान लेता हूँ 30%, है ना, 5 और 25। अगर LRR 30% है, लीगल रिजर्व रेशियो, तो बताओ कमर्शियल बैंक इस 1 लाख में से कितना लोन दे पाएगी? बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। अगर लीगल रिजर्व रेशियो 30% है तो कमर्शियल बैंक कितना पैसा लोन दे पाएगी? बैंकों का काम क्या होता है? हमसे पैसे लेना और किसी को लोन दे देना। तो आप बताओ क्लास, कमर्शियल बैंक कितना लोन दे पाएगी? सबका आंसर सही है क्लास। श्रेयस क्या बोल रहे हो? 5 क्या बोल रहे हो भाई, सुधारो। सौम्या 5% लोन, समझा नहीं मैं 5% क्या बोल रहे हो आप? 30,000 नहीं साध्वी, 70। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि LRR जो है वो 30% है, 1 लाख का 30%, 30,000 तो रिजर्व मेंटेन हो गया, तो लोन कितना जाएगा? लोन 70 जाएगा ना, पता नहीं 5%, 30,000 क्या क्या बोल रहे हो आप लोग। हाँ 30 और 70, मैं आपको सिर्फ लोन पूछ रहा हूँ, लोन, तो आप लोन का ही मुझे बताओ बस। सौम्या 5% लोन क्या बोल रहे हो आप? 1 लाख का 30% तो रिजर्व हो गया CRR और SLR में, तो लोन जो जाएगा वो 70,000 का ही तो जाएगा। अगर ये LRR 30 की जगह 10% हो जाए तो रिजर्व कितना बनेगा? रिजर्व बनेगा 10,000 1 लाख में से, वो आप किसी को लोन नहीं दे सकते, तो जो लोन दोगे वो कितना अमाउंट का लोन दोगे? 90,000। समझ रहे हो बात को? शिवांगी अभी तो बताया, इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो आप आरबीआई के पास पहुंचा देते हो वो सीआरआर है, और इनिशियल डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंट जो अपने ही पास रखते हो वो एसएलआर है। जब लोग पैसा जमा करते हैं ना तो उसका एक फिक्स परसेंट आरबीआई को दे दिया जाता है। वो फिक्स परसेंट कितना है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं लेट्स एग्जांपल 5% या 4% वो आरबीआई को दे दिया जाता है, तो वो सीआरआर है। और एक फिक्स परसेंट ये अपने ही पास रखते हैं, 23 24 25% के आसपास, तो वो इनका एसएलआर होता है। तो आप ये समझ गए कि अगर मान लो ये लीगल रिजर्व रेशियो 10% है तो लीगल रिजर्व रेशियो 10% बनेगा, लोन जाएगा 90। अगर यही लीगल रिजर्व रेशियो 20% हो गया तो ये 20,000 का है, लोन जाएगा 80,000 का। यही 30% हो गया तो 30,000, लोन जाएगा 70। यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, लोन जो है वो क्या होता चला जाएगा क्लास? कम होता चला जाएगा। ध्यान रखना, लीगल रिजर्व रेशियो जैसे जैसे बढ़ेगा लोन कम हो जाएगा। अब मेरी बात समझना ध्यान से। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये मैं CC लिखता हूं, टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, ध्यान से समझना। एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई लीगल रिजर्व रेशियो को बढ़ाएगी। और अगर लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो जो लोन का अमाउंट है वो कम होगा, और अगर लोन कम होगा तो लोग डिमांड जो करेंगे वो भी कम करेंगे। अगर लोन ही कम है तो लोग डिमांड भी कम करेंगे ना भाई, लोन कम मिला। अगर मुझे मकान बनाने के लिए लोन नहीं मिलेगा तो मैं मकान बनाने के लिए डिमांड नहीं करूंगा। मैं मकान बनाने के लिए लकड़ियाँ, सीमेंट है, ब्रिक्स है, और आयरन है, एल्युमिनियम है, ये सब चीज़ें नहीं खरीदूंगा। तो अगर मुझे लोन नहीं मिलेगा तो मैं डिमांड कम करूंगा, और एक्सेस डिमांड में तो डिमांड पहले ही ज़्यादा थी, तो हमें उसे कम करना है, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, तो डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एलआरआर को कम करेगा।
अगर रिजर्व कम हुआ तो लोग लोन ज्यादा लेंगे, रिजर्व ज्यादा होता है तो बैंक लोन कम दे पाती है, और रिजर्व कम अगर हो गया तो बैंक लोन ज्यादा देगी, और अगर बैंक लोन ज्यादा देगी तो लोग जो डिमांड करेंगे वो भी ज्यादा करेंगे, और इससे हमारा जो डिफ्लेशनरी गैप है वो कंट्रोल हो जाएगा। तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एलआरआर का यूज करती है। एलआरआर को बढ़ा के इन्फ्लेशन यानी कि एक्सेस डिमांड कंट्रोल किया जाता है, और एलआरआर को घटा के डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल किया जाता है। थर्ड है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ध्यान से समझना। ओपन मार्केट ऑपरेशन प्लस ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। प्लस ध्यान रखना, सरकार अपने शेयर मतलब सिक्योरिटीज बेचती है आरबीआई के थ्रू, किसको? पब्लिक को। जब पब्लिक ज्यादा डिमांड कर रही होती है ना, तो पब्लिक से पैसा लेने के लिए सरकारी शेयर्स को बेचा जाता है, किसको? पब्लिक को, ताकि पब्लिक अपना पैसा शेयर्स में ब्लॉक कर ले, इन्वेस्टमेंट कर दे और डिमांड ना करे। और जब कंट्री में डिफ्लेशन होता है तो आरबीआई वही शेयर पब्लिक से वापस खरीद लेती है और पब्लिक को पैसे देती है, ताकि वो लोग देश के अंदर डिमांड करें। शेयर्स कुछ नहीं है क्लास, इन्वेस्टमेंट है। और जो सरकारी शेयर्स होते हैं ना, सरकारी इन्वेस्टमेंट, उसमें लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं खरीदने के लिए, क्योंकि सरकार कभी पब्लिक का नुकसान, पब्लिक घाटा सरकार कभी नहीं करती। इसलिए मैं रिपीट करता हूँ क्लास, एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बेहतर समझ आएगा। ये आरबीआई है, ये पब्लिक है, समझाने दो एक बार अच्छे से, अभी खत्म नहीं हुआ। ये कमर्शियल बैंक है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सरकारी शेयर्स को बेच देती है पब्लिक को। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सेल सिक्योरिटी, सरकार की सिक्योरिटी को आरबीआई बेचती है टू पब्लिक। सरकारी शेयर्स को आरबीआई बेच देती है, आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू पब्लिक, तो पब्लिक पेमेंट करेगी। भैया अगर शेयर खरीदना है पब्लिक को, सरकारी शेयर है, हर कोई खरीदना चाहता है, तो पब्लिक पेमेंट करेगी। तो पेमेंट करने के लिए क्या करती है पब्लिक? पब्लिक विड्रॉ मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, पब्लिक विड्रॉ मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो आरबीआई सिक्योरिटीज को बेचती है पब्लिक को, और पब्लिक कमर्शियल बैंक से पैसे विड्रॉ कर लेते हैं। जब पब्लिक कमर्शियल बैंक से पैसे विड्रॉ करेंगे तो कमर्शियल बैंक लोन कम देगा, और अगर कमर्शियल बैंक लोन ही कम दे पाएगा तो लोग डिमांड भी क्या करेंगे? कम करेंगे। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, एक्सिस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आप बीएसटी के अंदर पढ़ोगे, ट्रेजरी बिल्स होता है, सरकारी खदान को बढ़ाने के लिए सरकार पब्लिक से पैसा लेती है और बाद में उसको लौटा देती है अच्छे खासे ब्याज के साथ। तो आरबीआई सेल करती है सिक्योरिटी पब्लिक को, और पब्लिक अपना पैसा बैंकों से निकाल निकाल कर उन सिक्योरिटी आप मान लो कि मैं इस साल मान लो एक घर खरीदने वाला था, पर मुझे लग रहा है सरकारी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो मैं घर नहीं खरीदूंगा ना, मैं डिमांड नहीं करूंगा, मैं पैसा सरकारी शेयर में लगा दूंगा। तो सरकारी शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो मेरा पैसा सरकार के पास चला गया, वो ब्लॉक हो गया। तो आरबीआई सेल करती है सिक्योरिटीज को पब्लिक को, और पब्लिक कमर्शियल बैंक से पैसा निकालकर उन सिक्योरिटी को खरीदते हैं, ताकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचे, वो लोन कम दे, और लोन कम देगी क्लास तो डिमांड कम होगा। परवेज वो कैसे खरीदेगी, बाय सेल करेगी, वो ऑनलाइन होता है क्लास, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, आप इतने डीपली मत जाओ कि वो अलग टॉपिक हो जाएगा पूरा कि आरबीआई शेयर कैसे बेचती है। वो पब्लिक से डायरेक्टली डील करती है बैंकों के थ्रू, तो आप बैंक में जाओगे तो बैंक में ये शेयर वगैरह खरीदने के लिए मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो ठीक है, ओके क्लास, उम्मीद है समझ आ गया होगा। और अगर मान लो क्लास की कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है, तो टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड, टू कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड। अब जो आरबीआई ने इनको शेयर बेचे थे, आरबीआई वही शेयर वापस खरीद लेती है, और खरीदने के बाद पब्लिक को पैसा देती है। तो पब्लिक अपना पैसा कहाँ डिपॉजिट कराएगी? कमर्शियल बैंक में।
तो कमर्शियल बैंक के पास अगर पैसा आएगा तो कमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा देगी, और लोन ज़्यादा देगी तो लोग डिमांड भी क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है, आरबीआई, डिफ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक। आरबीआई उन्हीं शेयर्स को पब्लिक से खरीद लेती है और पब्लिक को पैसा मिल जाता है, तो पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक डिपॉजिट देयर मनी, पब्लिक डिपॉजिट देयर मनी इनटू कमर्शियल बैंक। पब्लिक उन पैसों को क्या करती है क्लास, कमर्शियल बैंक में जमा कर देती है। पब्लिक डिपॉजिट देयर मनी इनटू कमर्शियल बैंक, तो पब्लिक ने वो पैसा कमर्शियल बैंक में जमा कर दिया। जब पब्लिक ने पैसा कमर्शियल बैंक में जमा कर दिया तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा हो गया लोन देने के लिए, तो कमर्शियल बैंक लोन ज्यादा देगी, और कमर्शियल बैंक अगर लोन ज्यादा देगी तो डिमांड भी जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। यह है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्लियर है क्लास? बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन। चौथा पॉइंट क्लास समझते हैं इसमें, फोर्थ पॉइंट। आज इस मॉनेटरी मेजर को तो खत्म ही कर देंगे, और जो ट्राई करते हैं फिजिकल मेजर भी खत्म ही कर देते हैं। आज ये टॉपिक ही हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट। अगली क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल का काम चालू कर देंगे। उम्मीद है कि नेक्स्ट 2 क्लासेस के अंदर हमारा पूरा का पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना सिलेबस बहुत कम बचा हुआ है। बजट हार्डली 2 क्लास, बीओपी और फॉरेन एक्सचेंज हार्डली 2 क्लास। अगली 4 क्लास के अंदर हमारा, अगली 4 से 5 क्लास के अंदर हमारा पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स का खत्म हो जाएगा। तो गेट रेडी फॉर द टेस्ट। टेस्ट के लिए रेडी रहो, अपना काम करते चलो। पढ़ाई आप लोग अपने लिए कर रहे हो, कोई आपको हाथ पैर पकड़ के लिखवाएगा नहीं, ध्यान रखना। अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो, अपने माँ बाप की खुशी के लिए। अगर उनकी खुशी देखना चाहते हो, अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हो, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, मनपसंद की शॉपिंग करना चाहते हो, लाइफ में चाहते हो कि अपने माँ बाप का ख्याल रख सको, वो बीमार पड़े तो उनका इलाज करा सको, उनकी ज़रूरतों को पूरी कर सको, तो यार मेहनत कर लो। नहीं तो ज़िंदगी तो भिखारी भी गुजार रहे हैं, ठेली वाला भी गुजार रहा है, आप भी गुजार लोगे। पर ध्यान रखना कि कैसी ज़िंदगी गुजारनी है आपके ऊपर है। मैं 1 घंटे आपको कितनी शिद्दत से पढ़ाता हूँ, कंटिन्यू बोलता रहता हूँ, कंटिन्यू बोलता रहता हूँ 1 घंटे तक। तो कम से कम ये जो अगला आदमी आपके लिए इतना कर रहा है, तो आप अपने लिए भी इतना करो। आपके माँ-बाप कैसे मेहनत से कमा-कमा के आप जो है फीस भरते हो हर जगह। तो यार प्लीज़ थोड़ी-सी मेहनत कर लो। कम से कम 1 घंटा आपको मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए 1 घंटा बहुत है। 1 घंटा घर पे खुद भी पढ़ो। 1 घंटा मैंने आपको इतनी मेहनत से देखो टॉपिक समझा-समझा के देखो कितने सुंदर तरीके से बताया है। तो यार 1 घंटा आप भी अपने लिए पढ़ो। यही चीज़ आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। सिर्फ ट्यूशन जॉइन कर लेने से कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। सब लोग अपना प्रिपरेशन जारी रखो। जो भी हेल्प चाहिए मेरे से जैसे भी, लेकिन टेस्ट में मुझे हर एक बच्चे के इतने चाहिए 40 में से। मैं 40 में से 40 नहीं माँग रहा आपसे, पर 40 में से 30 माँग रहा हूँ। पास होने के लिए 26 चाहिए, और वो भी 80 में से। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा हर एक स्टूडेंट 40 में से ही 26 लिया है। 26 से 30 40 में से ही लिया है। फिर मैक्रो के बाद जब इंडियन पढ़ेंगे ना तो आराम, मैं आपका सिलेबस कई बार रिवीजन करा दूंगा। सब डोंट वरी, मेहनत करो यार, बिल्कुल मेहनत करो मेरे साथ साथ। इंजॉय करो लाइफ को, हर काम करो लेकिन मेहनत के साथ साथ। ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ मजे ले रहे हो, ऐसा नहीं करो। मेहनत करो, मजे भी लो, खाओ पियो, घूमो फिरो, सबसे बातें करो, दोस्त बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ। तीसरा है रिवर्स, चौथा है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, सुनो मेरी बात। आप सबको रेपो रेट तो मैंने बता दिया है ना, आप सबको मैंने रेपो रेट समझा दिया है। सर जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, है ना। ये मैंने शुरू में सिखाया था, देखो जरा। कभी कभी होता क्या है ना क्लास, कभी कभी क्या होता है, कमर्शियल बैंक के पास अच्छा खासा पैसा आ जाता है, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। कमर्शियल बैंक सोचते हैं यार घर पे पैसा रखने से क्या फायदा, कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे देता है। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को जिस रेट पे लोन देता है, कमर्शियल बैंक आरबीआई को जिस रेट पे लोन देता है, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। कमर्शियल बैंक आरबीआई को जिस रेट पे लोन देता है, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्लास बात को समझना। टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो आरबीआई करता क्या है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। ध्यान रखना,
अगर लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, उनके पास पैसा ज्यादा है। क्लियर है क्लास यहां तक? बताया तो था शिवांगी शुरू में, आप सुनते नहीं क्या अच्छे से? बच्चों मैंने क्या बताया था? रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस बताया था? बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शुरू में ही बताया था आपको। तो एक्सिस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है, बात को समझना। ये है कमर्शियल बैंक, ये है आरबीआई। कमर्शियल बैंक किसको लोन देगा क्लास? एक तो आरबीआई को, और दूसरा किसको लोन देगा? पब्लिक को। अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन आरबीआई को देगा, और अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई को ज्यादा लोन देगा तो पब्लिक को जो लोन जाता है वो कम जाएगा। पब्लिक को अगर लोन कम जाएगा तो पब्लिक जो डिमांड करेगी वो भी क्या करेगी? कम करेगी। क्लियर है क्लास यहां तक? बिल्कुल हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, मतलब कि कमर्शियल जो रिजर्व बैंक है ना, वो डिसाइड करे क्या रेट देना है। समझ रहे हो बात को? रेपो रेट जो है कमर्शियल बैंक डिसाइड नहीं करते खुशबू, आरबीआई डिसाइड करेगा। कमर्शियल बैंक डिसाइड नहीं करेगा, आरबीआई डिसाइड करेगा। तो अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को अगर इंक्रीज करेगा तो कमर्शियल बैंक ज्यादा पैसा आरबीआई को देंगे ना, वहां से ज्यादा ब्याज मिलेगा इनको, तो पब्लिक को लोन कम मिलेगा, पब्लिक डिमांड कम करेगी। और टू कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा। रिवर्स रेपो रेट अगर कम हो जाएगा तो कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन नहीं देके पब्लिक को लोन देगा। लोन ज्यादा, अगर लोन ज्यादा होगा तो लोग डिमांड भी ज्यादा करेंगे। तो इस तरीके से एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल किया जाता है क्वांटिटेटिव मेजर से। ये पूरा क्वांटिटी मेजर है, नोट्स में लिखा हुआ है, ये पूरा नोट्स में देखो लिखा हुआ है। तो प्लीज इसे टाइम जरूर निकाल लेना पढ़ने का, आराम से पढ़ के खुद के नोट्स बना लेना अगर आप बेहतर करना चाहते हो तो। क्लियर है क्लास यहाँ तक? आदित्य मैं बता दूं आपको, आरबीआई कभी प्रॉफिट लॉस के लिए काम ही नहीं करता। आरबीआई जो है वो स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। समझ रहे हो बात को क्लास? आरबीआई स्टेबिलिटी के लिए काम करता है, इकोनॉमी स्टेबिलिटी रहे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना रहे, उसके लिए काम करता है। क्लियर है क्लास? एक्सेप्शन है, पब्लिक के पास पैसा ज्यादा रहता नहीं, कभी भी पैसा कितना ही ज्यादा हो लोन तो चाहिए ही पब्लिक को। अगला है क्लास क्वालिटेटिव मेजर। मेरी बात ध्यान से समझना, क्वालिटेटिव मेजर क्या होता है क्लास? क्वालिटेटिव मेजर के अंदर आपको मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखवाया था? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट ध्यान से समझना सब लोग, बस मेन तो था क्वांटिटेटिव, वो हमारा हो गया। अब ज्यादा क्लास कोई टफ नहीं है, इजी इजी पॉइंट्स है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता क्या है क्लास? मेरी बात को समझना। अगर मेरे पास एक 10 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरे पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है और मैं बैंक के पास चला जाता हूँ लोन लेने, तो बच्चों जरा मुझे बताओ आप, क्या मुझे बैंक 10 लाख की प्रॉपर्टी पे गिरवी रख के 10 लाख का लोन दे देगा? सब लोग बताओ फटाफट। क्या बैंक 10 लाख की प्रॉपर्टी रख के मुझे 10 लाख का लोन दे देगा? नहीं देगा। क्यों? मैं बोलूँगा 10 लाख की प्रॉपर्टी 10 लाख का लोन दे दो। वेरी गुड खुशबू, कोमल, तनिष, लक्ष्य, विक्रम। हाँ अच्छा, विक्रम कह रहा है बिल्कुल दे देगा। अरे भाई एक बात बताओ, 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 10 लाख का लोन अगर बैंक दे देगा तो कल को अगर फिर तो ये लोन थोड़ी हुआ, फिर तो ये सेल हो गया। कल को तुम लोन की पेमेंट करोगे? नहीं करोगे, तुम बोलोगे हम नहीं देंगे लोन, जाओ 10 लाख की बिल्डिंग रख लो हमारी। कभी भी बैंक 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 10 लाख का लोन नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। ठीक है? नकुल कैसे दे देगा? एक बार जाना बैंक में, बैंक कम से कम तुमसे 10 लाख के लोन के लिए 17-18 लाख रुपए ना मांग ले तो। 10 लाख की प्रॉपर्टी पे कभी 10 लाख का लोन नहीं मिलेगा। अगर दे दिया ना बैंक ने, अगर बैंक ने दे दिया, हाँ सौम्या करेक्ट, अगर बैंक ने दे दिया ना आपको, तो पता है आप लोन लौटाओगे भी नहीं। आपके लोन के साथ ब्याज बढ़ते बढ़ते लोन इतना हो जाएगा कि आप लोन दोगे भी नहीं, आप बोलोगे मत दे, रख ले। आपके दो बचपन में होता नहीं, आपका कोई 50-100 रुपया किसी दोस्त पे आ रहा है तो आपकी कॉपी किताब रख लेता है, वो उतने की रख लेगा तो क्या बोलोगे आप बोलोगे रख ले भाई, ये तो उतने की है, मैं दूंगा नहीं पैसे। हाँ, अगर वो आपसे ज्यादा की चीज रख ले तो आप बोलोगे नहीं यार, ये ज्यादा की चीज रख ले इसने,
10 रुपए का नुकसान, 10 रुपए चक्कर में 100 की किताब रख ली, भाई मुझे मेरा पैसा पैसा ले ले, मुझे किताब दे दे। तो बैंक 10 लाख के लोन पे, मान 10 लाख की प्रॉपर्टी पे 6 लाख का लोन देगा। तो ये जो 4 लाख रुपए बैंक ने एक्स्ट्रा रख रखा है, ये जो 4 लाख रुपए बैंक ने एक्स्ट्रा रख रखा है, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रिक्वायरमेंट। यानी कि जो प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज किया हुआ है और जो लोन आपने लिया हुआ है, इसका जो डिफरेंस है, नोट्स वगैरह में सब लिखा हुआ है, डोंट वरी। तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मेरी बात समझना, सब लोग एक बात मुझे बताओगे, सब लोग फटाफट जरा जल्दी से बताना। मार्जिन रिक्वायरमेंट 4 लाख का है, प्रॉपर्टी 10 लाख का है, तो लोन कितने का जाएगा? 6 लाख का। अगर बैंक मार्जिन 6 लाख कर देगी, प्रॉपर्टी 10 लाख की है, तो बोलो लोन कितना जाएगा? बैंक का मार्जिन 6 लाख है, प्रॉपर्टी 10 लाख का है, तो लोन 4 लाख का जाएगा। खुशबू करेक्ट है, रानी करेक्ट है, सौम्या, साध्वी, नकुल सबका सही है, वेरी गुड। तो अगर अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी बैंक मार्जिन 6 लाख रखेगा तो लोन 4 लाख। 10 लाख की प्रॉपर्टी बैंक ने मार्जिन 7 लाख का रखा है, बोलो 10 लाख की प्रॉपर्टी बैंक ने मार्जिन 7 लाख का रखा है, 7 लाख का, तो करेक्ट है, कितना जाएगा? 3 लाख। 10 लाख की प्रॉपर्टी मार्जिन 8 लाख का है, तो लोन कितना जाएगा? 2 लाख। बच्चों सुनो, सीधी सीधी बात, टू द पॉइंट। सर मार्जिन अगर जितना ज्यादा होगा ना, लोन उतना कम होगा। उल्टा, मार्जिन जितना कम होगा, लोन उतना ज्यादा होगा। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट और लोन के बीच कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। समझ रहे हो बात को? मार्जिन बढ़ा देगी बैंक तो लोन कम चला जाएगा, मार्जिन कम कर देगी तो लोन ज्यादा चला जाएगा। तो बात को समझना, टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, नोट्स को पढ़ना, अब बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड, प्लस एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मार्जिन को बढ़ा देगा। एक्सिस डिमांड कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो लोन कम जाएगा, लोन कम जाएगा तो लोग डिमांड कम करेंगे। और अगर कंट्री में डेफिशिएंट डिमांड है तो डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मार्जिन कम कर देगा, ताकि पब्लिक के हाथ में पैसा ज्यादा जाए, लोग डिमांड ज्यादा करें। भाई सिंपल सी बात आप ध्यान रखना, आरबीआई जब ये चाहती है ना आप लोग डिमांड ज्यादा करो, तो वो लोन बढ़ा देती है। आप सबको याद है नोटबंदी कह रहा हूँ, ये जो अभी कोविड-19 की सिचुएशन में हमारी सरकार ने एक राहत फंड का अनाउंस किया था, सबको याद है ना, कितने लाख करोड़ रुपए दिए थे लोन के रूप में, ताकि लोग डिमांड ज्यादा करें। क्योंकि क्लास, इस पूरे कोरोना वायरस सिचुएशन में, लॉकडाउन में लोग गांव चले गए, उनके पास नौकरी छिन गई, काम नहीं, डिमांड नहीं, तो आरबीआई ने लोन बढ़ाया, लोन दिया सरकार ने फैक्ट्रियों को, ताकि लोन प्रोडक्शन, लोग डिमांड ज्यादा कर सके। लोन से लोग डिमांड करते हैं, तो लोन दो, अपना आप डिमांड करेंगे वो। आप जाते हो मॉल के अंदर एक 10,000 का एलईडी खरीदने या 20,000 की एलईडी खरीदने, लेकिन आप 50,000 की एलईडी खरीद के ले आते हो, क्यों? क्योंकि बैंक वाले आपको लोन का लालच देते हैं, कहते हैं हम आपकी ईएमआई करा देंगे, किस्त बना देंगे आपकी, सस्ते में हो जाएगा। तो आप 10,000 की चीज खरीदने जाते हो, 25,000 की चीज खरीद के ले आते हो। लोन की वजह से लोन डिमांड को बढ़ाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसके बाद क्लास एक पॉइंट और है क्वांटिटेटिव में, मार्जिन रिक्वायरमेंट के बाद मोरल सुएजन। प्लस मोरल सुएजन पता है क्या होता है? एक सलाह होती है आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक को, कि आप इन्फ्लेशन में किसी को लोन मत दो, इन्फ्लेशन में, महंगाई में किसी को लोन मत दो, सिर्फ किसानों को लोन दो। कि यार किसान को लोन देना जरूरी है ना, अनाज नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या, फिर तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। उसको बीज लाने के लिए, उसको मशीन लगाने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड के लिए, बुआई कटाई के लिए उसको लोन दो। तो मोरल सुएजन में एक नैतिक सलाह दी जाती है कि इन्फ्लेशन में किसी को लोन मत दो फार्मर को छोड़ के, और डिफ्लेशन में आसानी से लोन दो ताकि लोग डिमांड करें। क्रेडिट रैशनिंग, बच्चों सुन लो, क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट रैशनिंग कहते हैं कि अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है ना, तो एक लिमिट लगा दो कि हाँ हम इससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं देंगे। और कंट्री में अगर डिफ्लेशन है तो कोई भी लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, जो जितना मांगता है उसको उतना पैसा दे दो। यानी कि इन्फ्लेशन में लिमिट लगा दी जाती है लोन की, जबकि डिफ्लेशन में लोन की कोई सीमा नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, इन्फ्लेशन में अगर और लोन मिलेगा ना, आप और ज़्यादा डिमांड करोगे, सिचुएशन और खराब खराब हो जाएगी। इसीलिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन में ये लोग कहीं भी लोन देने के लिए मना करते हैं, किसी को लोन मत दो। लेकिन डिफ्लेशन की सिचुएशन में कहते हैं इजीली लोन दो आप। अगर डिफ्लेशन है, मंदी है, तो आप आराम से जो है लोन दो सबको। नेक्स्ट है क्लास फिस्कल पॉलिसी।
फिस्कल पॉलिसी जो है वो किसकी पॉलिसी होती है बताओ जरा बच्चों, बस 5 मिनट और रुक जाओ, खत्म करते हैं क्लास, टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। फिस्कल पॉलिसी किसकी पॉलिसी है? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है फिस्कल पॉलिसी में? सरकार के पास दो रास्ता है, पहला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा है गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी। मेरी बात समझना क्लास, अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? एक्सेस डिमांड। क्लास एक्सेस डिमांड में सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देती है। अगर टैक्स रेट बढ़ेगा तो सामान महंगा हो जाएगा, लोग डिमांड क्या करेंगे? कम करेंगे। और अगर कंट्री में मंदी है यानी कि डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन यानी कि डेफिशिएंट डिमांड है, तो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन में क्लास जो सरकार है वो टैक्स रेट कम करती है। टैक्स रेट अगर कम हो गया तो चीजें सस्ती हो जाएंगी, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। तो इन्फ्लेशन यानी कि एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई टैक्स रेट को बढ़ा देती है और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई टैक्स रेट को कम कर देती है। अब ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? मेरी बात समझना, सरकार जो सड़क बनाती है, डैम बनाती है, ब्रिज बनाती है, हाईवे बनाती है, एजुकेशन पे, डिफेंस पे, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो सरकार का खर्चा होता है ना बच्चों, जो खर्चा सरकार का है वही लोगों की इनकम बनती है। सरकार के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है ना वही लोगों की क्या बनती है? इनकम। मान लो सरकार यहाँ मेट्रो बनाएगी, तो मेट्रो बनाएगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा ना, लोगों को काम मिलेगा, मटेरियल बिकेगी, जमीन वालों की जमीन बिकेगी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, और लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। तो अगर कंट्री में एक्सेस डिमांड है, लोग ऑलरेडी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करेगी। अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करेगी तो लोगों की इनकम कम होगी, लोग डिमांड कम करेंगे। और अगर यही डेफिशिएंट डिमांड, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो सरकार अपने खर्चे बढ़ा देगी। सरकार का खर्चा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। सरकार का खर्चा बढ़ेगा तो सरकार के लिए जो खर्चा है वो लोगों के लिए इनकम है। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड भी क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे, और डेफिशिएंट डिमांड की समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आज हमने पूरा का पूरा टॉपिक खत्म कर दिया, फिस्कल मेजर और मॉनेटरी मेजर दोनों। और इसे पूरा पढ़ के अच्छे से क्लास आप याद रखना, और नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यूमेरिकल बनाना चालू कर देंगे। तो आई होप कि ये सारा आप अच्छे से लर्न कर लोगे, ताकि अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल बना सकें। क्लियर है क्लास यहाँ तक? चलो, टेक केयर क्लास। पुअर वर्कर काम करता, हाँ बिल्कुल पुअर वर्कर काम करता है। वर्कर काम करेगा जब सरकार अपने खर्चे करेगी तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए क्लास गुड नाइट, बाय बाय।